जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग साइंस में अनसॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज दो है ना हम लोग साइंस में सेट 6 ईओ के बारे में कंप्लीट अध्ययन करेंगे। इसकी प्रीवियस की वीडियो में हम लोग साइंस में जो है ई एन, हाँ ई एन ही तो है, ई एन के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट अध्ययन किया है। आज हम लोग जो है ईओ के बारे में कंप्लीटली अध्ययन करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। तो देखो, किसी वस्तु से आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है, तो बड़ा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण का काम होता है प्रतिबिंब को बड़ा बनाना, उत्तल दर्पण का काम होता है प्रतिबिंब को छोटा बनाना। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है? बी पार्ट ऑप्शन सही है। ठीक, इसके बाद हमारे पास दूसरे में है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना को अंग्रेजी में रेटिना कहते हैं, हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। तो बी पार्ट सही है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलन होता है? इसके प्रीवियस के सेट में भी पूछा गया था क्वेश्चन। तो विचलन सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का, अब विचलन सबसे कम होता है लाल रंग का। तो यहाँ पर क्या सबसे अधिक विचलन? तो सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी रंग का। तो कौन सा पार्ट हमारे पास? बी पार्ट हमारे पास सही है। एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगुना कर दिया है, तो उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। तो उत्पन्न ऊष्मा H बराबर आई स्क्वायर आर टी, फार्मूला पता है आपको। दुगुना मतलब दो दूनी चार, मतलब हम लोग कहेंगे चार गुनी। मतलब हमारे पास कौन सा? सी पार्ट सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो विद्युत चुंबक को बनाने के लिए नर्म लोहे की क्रोड लेते हैं। क्या लेते हैं? नर्म लोहे की क्रोड, यानी मुलायम लोहे की क्रोड। हाँ, तो मुलायम लोहा हमारे पास बी पार्ट हमारे पास सही है। निम्न में से कौन सा किरण आरेख सही है? कौन सा किरण आरेख सही है? तो देखो, आपको बता देते हैं किरण आरेख के बारे में, पीछे के वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था आपको। तो किरण आरेख आप लोग देख पा रहे हो, सी पार्ट जो है आपका सही है। 7वां नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट एम्पियर। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो पीछे सेट पढ़ा चुके हैं ना, उसमें एक क्वेश्चन में मात्रक दिया गया है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, इसके बाद खंड खा में है, शुद्ध वायु है। तो शुद्ध वायु एक समांगी मिश्रण है, तो ए पार्ट सही है। एल्कीन है, एल्कीन देखो, इन में हम लोग सी में जो भी संख्या दी जाए उसमें 2 से गुणा कर देंगे, अगर एच की संख्या के बराबर हो जाए तो एल्कीन यानी इन कहते हैं इसको। और एल का मतलब कार्बन। तो हमारे पास देखो, पहले ऑप्शन सही है, सी में C3 है, तो 3 में 2 से गुणा कर लो तो 2 2 3 6। तो हमारे पास पहला ऑप्शन सही है, C3H6। शुद्ध जल का पीएच मान पीछे भी सेट में पूछा गया था, सेट 5 में। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, एक बार हम जो है ना लिख देते हैं, जिससे कि आपको भी समझ में आ जाए अच्छे से कि पहले का बी पार्ट सही है। ठीक है, तो पहले में बी पार्ट सही है, दूसरे में आपका कौन सा पार्ट सही है? दूसरे में बी पार्ट सही है, तीसरे में आपका बैगनी है ना, हाँ तीसरे में बैगनी सही है, और चौथे में 4 गुना है आपके पास, तो हमारे पास सी सही है। 5वें में मुलायम धातु है तो बी सही है, और 6 में हमारे पास सी सही है चित्र, और 7 में हमारे पास डी सही है, और 8 में हमारे पास ए सही है, और 9 में हमारे पास ए सही है, और 10 में हमारे पास सी सही है। 10 में हमारे पास सी सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमारे पास है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जो एकल बंध और संतुष्ट हो यानी एन से, और जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और संतुष्ट हो उसे इन और आइन से, उसे असंतृप्त कहते हैं। तो नंबर 1 में है द्विबंध होते हैं, तो असंतृप्त में द्विबंध बिल्कुल होते हैं। फिर में सिर्फ एकल बंध होते हैं, और चतुष्फलकीय होते हैं, और कार्बन कार्बन के मध्य। दोस्तों आपको बता दें कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर बात की जाती तो हम लोग सिर्फ एकल बंध होते हैं लिखते हैं, लेकिन असंतृप्त की बात कर रहे हैं, मतलब द्विबंध होना जरूरी है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए पार्ट हमारे पास सही है, द्विबंध होते हैं। ठीक है, अगर असंतृप्त की बात ना की जाती तो हम लोग बी पार्ट सही करते हैं। इसीलिए 11 का हम लोग कौन सा पार्ट सही कर रहे हैं? ए पार्ट। बी पार्ट को सही नहीं करेंगे।
इसके बाद सी पार्ट में है क्या नाम 12 में है, कॉलम दिए गए हैं, कॉलम को मिलाएंगे हम लोग, कॉलम ए और कॉलम बी। इसकी प्रीवियस सेट में भी कॉलम मिला चुके हम लोग, कॉलम ए और कॉलम बी। ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी में देखो, कॉलम ए में है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है, इसको पीओपी कहते हैं हम लोग। और यहाँ पर साबुन का निर्माण, क्या है हमारे पास, साबुन का निर्माण। इसके बाद है कास्टिक सोडा, क्या है हमारे पास, कास्टिक सोडा। और हमारे पास क्या है, मूर्ति का निर्माण। बिना कहे सुने इसको फटाफट पहले टिक कर लो, पीओपी को मिला दो मूर्ति के निर्माण से। ठीक, इसको सोडियम बाई कार्बोनेट, तो सोडियम बाई कार्बोनेट। और यहाँ पर है कीटाणु नाशक, कीटाणु नाशक। इसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। इधर है प्रति अम्ल, क्या है, प्रति अम्ल। अब समझना, यहाँ पर हम लोग कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा को हम लोग मिलाएंगे साबुन के निर्माण में। अच्छा, पीछे का सेट में भी हम लोग देख चुके हैं कास्टिक सोडा, हाँ कास्टिक सोडा का साबुन के निर्माण में, सी का तीसरा ही मिलाएंगे हम लोग। ठीक है, अब हाँ पहले ही, ठीक है। अब देखो हमारे पास कास्टिक सोडा के बाद है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट को हम लोग प्रति अम्ल में मिलाएंगे, इसको प्रति अम्ल में। और बचे हुए ब्लीचिंग पाउडर कीटाणुनाशक के रूप में। तो ये हमारे पास ए बी सी डी 1 2 3 4, तो हम लोग देख पा रहे हैं पीओपी यानी ए। तो ए को मिलाएंगे किससे हम लोग, 2 से। एंड बी को मिलाएंगे हम लोग किससे, बी को मिलाएंगे 1 से। एंड सी को मिलाएंगे हम लोग, सी को मिलाएंगे किससे, 4 से। और डी को मिलाएंगे किससे, 3 से। कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी पार्ट जो है हमारे पास सही है। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, बी पार्ट सही है 12 नंबर में। 12 नंबर में 13 नंबर में क्या है, 13 नंबर में है निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। तो ये तो H2SO4 है, मेथिल ऑरेंज का रंग लाल होना, तो H2SO4 यानी हम लोग कहेंगे बी पार्ट। तो 13 में बी पार्ट सही है। 14 में है किस हार्मोन्स के द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जाते हैं। तो कौन सा ऑक्सीन, सब हार्मोन्स के बारे में हमने आपको पढ़ा दिए, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, एथिलीन, सब हार्मोन्स के बारे में हमने आपको पढ़ा दिए। तो आपको पता है कि ऑक्सिन जो एक ऐसा हार्मोन्स है जो बिना निषेचन के ही फल रहित यानी बीज रहित फल प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। तो 14 नंबर का हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, 14 नंबर में हम लोग ए ऑप्शन को सही करेंगे। मेंडल प्रसिद्ध है, मेंडल किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, आनुवंशिकता के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, क्योंकि मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया ना, आनुवंशिक के जनक के रूप में माना जाता है मेंडल को। तो 15 नंबर का भी हम लोग ए पार्ट ही सही करेंगे। ठीक है, 15 नंबर में भी ए पार्ट सही करेंगे। 16 में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो पुरुषों में वृषण होते हैं, वृषण में एक जोड़ी वृषण होते हैं जिससे हम लोग वहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है। तो हम लोग कहेंगे 16 नंबर का सी पार्ट सही है, 16 नंबर का सी पार्ट सही है। ठीक है, एंड हमारे पास कूपिका, कूपिका मतलब क्या होता है, वायु कोष्ठिका, ठीक है, पाई जाती है। तो कूपिका तो ये फेफड़ों में पाई जाती है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, हमारे पास बी पार्ट सही है। तो बी जो है 17 नंबर में बी ऑप्शन सही है, फेफड़ों में। पौधों में जल के परिवहन हेतु, तो देखो जाइलम का कार्य होता है जल को ले जाना और भोजन का ले जाने का काम होता है फ्लोएम का। तो जाइलम ऑप्शन सही होना चाहिए हमारे पास। तो 18 में हम लोग कौन सा करेंगे, डी पार्ट सही करेंगे। 18 में कौन सा करेंगे हम लोग, डी पार्ट। एंड 19 में हमारे पास क्या है, 19 में एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है। तो देखो सामान्य रक्तदाब बहुत से स्टूडेंट्स हमारे 80/120 करके आते नहीं, सामान्य रक्तदाब 120 से 180 के बीच होना चाहिए मनुष्य में। स्वस्थ मनुष्य में जो रक्तदाब है 120 से 80 तक होनी चाहिए। इसके अगर 20 से ऊपर जाओगे तो रक्तदाब हाई, बीपी हाई, और अगर 80 से नीचे आ जाओगे तो बीपी लो। ठीक है, दोनों में प्रॉब्लम है, इसके बीच होनी चाहिए। तो हमारे पास बी पार्ट सही है। कौन सा सही है हमारे पास, बी पार्ट।
20 नंबर में हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें, निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। तो राजेंद्र सिंह जो है ना, राजेंद्र सिंह जो है ये जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें कि 20 नंबर का सी पार्ट सही है। अब आता है आपका वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न हम लोग, हमारे पास पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन है। तो लिखेंगे हम लोग उत्तर एक। क्या लिखेंगे हम लोग, उत्तर एक। उत्तर एक में क्या है, उत्तर एक में है उत्तल दर्पण द्वारा उनके ध्रुव और अम्ल के बीच, अम्ल के बीच मतलब क्वेश्चन ही मिसप्रिंट है, ठीक है, अभी हम बता देंगे। उत्तल दर्पण द्वारा उनके ध्रुव और अम्ल के बीच रखे एक बिंब वस्तु के प्रतिबिंब का बनने वाला नामांकित चित्र आरेख खींचिए तथा बने हुए प्रतिबिंब का गुण बताइए। वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो सबसे पहली बात तो वाहनों को उत्तल दर्पण के रूप में वरीयता इसलिए देते हैं, उत्तल दर्पण का काम होता है प्रतिबिंब को छोटा बनाना और प्रतिबिंब को सीधा बनाना। जब हम लोग अपने वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे तो पीछे से आने वाली गाड़ी को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि ट्रक आ रहा है, कि कोई मोटरसाइकिल है, कि कोई बस है, कि क्या है, ट्रक है। ये देख के हम लोग बता सकते हैं कि कौन सी गाड़ी आ रही है, ठीक है, ये देख के बता सकते हैं। तो उत्तल दर्पण का काम क्या होता है, वस्तु को छोटा बनाना, सीधा बनाना। इसीलिए हम लोग अपने वाहनों में उत्तल दर्पण को ही वरीयता देते हैं, उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा ध्रुव और अम्ल के बीच, अब अम्ल तो यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि किरण आरेख बनाते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण यूं बनाएंगे हम लोग, उत्तल दर्पण जो कि अंदर की ओर हम लोग क्या कर देंगे, पॉलिश, ठीक, अंदर की ओर कर देंगे पॉलिश। ये है मुख्य अक्ष, ये हमारे पास हम लोग अम्ल का मतलब अनंत लेते हैं, हाँ। तो ये हमारे पास यम और यन द्वारक है, ये हमारे पास यफ है और ये हमारे पास सी है, ठीक। यहाँ पर हम लोग वस्तु को रखते हैं, तो यूं वस्तु से किरणें जाएंगी और यूं किरणें मुड़ जाएंगी यहाँ से। और एक किरण हम लोग किस ले जा रहे हैं, वक्रता केंद्र को टारगेट करते ले जा रहे हैं, हाँ। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो सीधे निकल जाती है, लेकिन ऐसे जानना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे टारगेट करते ले जाते हैं। अब हम लोग देख पा रहे हैं दोनों का मिलना तो संभव है नहीं, क्योंकि दोनों मिलेंगे नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको पीछे की ओर खींच के लाते हैं, जो किरणें समांतर होकर जाती है मुख्य अक्ष के, फिर वो फोकस होकर जाती है। तो ये दोनों किरणें यहाँ मिलेंगी, यहाँ बनेगा प्रतिबिंब। तो ये हमारे पास ए बी वस्तु है और ए डैश बी डैश जो है वो प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा है, प्रतिबिंब की जो लंबाई है वस्तु से कम है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर दूसरा, चित्र बनाकर समझाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। अब दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब होता है आप लोगों का दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को कैसे संशोधित करते हैं हम लोग, तो हम लोग इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मों में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, पीड़ित व्यक्ति, तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति जो अपने चश्मों के लेंस में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष का दूर कर सकते हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त का निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है और इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। तो देखो इसमें हमारे पास दूसरे का, हमारे पास तो हम लोग कहेंगे उत्तर दूसरा, उत्तर दूसरा। दूसरे में हमारे पास क्या है कि नेत्र का निकट बिंदु जो है, फोकस दूरी तो हम लोग ज्ञात करेंगे, और निकट बिंदु मतलब निकट बिंदु का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर दूरी पर, 75 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, वो व्यक्ति देख सकता है उसे, हाँ। तो u बराबर हम लोग कहेंगे -75 सेंटीमीटर, एंड हमारे पास जो 25 सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग v के रूप में ले रहे हैं, तो v बराबर हमारे पास क्या है, 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पर जो है हम लोग लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और यफ को जो है हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। किससे ज्ञात करेंगे हम लोग, यफ को जो है हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पर 1/f बराबर 1/v, v का मान हमारे पास क्या है 25, माइनस माइनस ये हो गया 75,
1/F बराबर एलसीएम 75, तो 25 तिया 75 और 75 एकम 75, 1/F बराबर 4/75। तो इसे उल्टा करो, इसे उल्टा करो, तो F बराबर 75/4, ठीक है, 75/4। रुक जाओ, यहाँ पर हम लोग v माइनस में है, तो ये माइनस में है, तो ये माइनस में है, तो ये बचेगा 2, ठीक, ये बचेगा 2 हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास 75/25, हाँ 75/2। अब कैंसिल करो, तो F बराबर हम लोग कहेंगे 2 तिया 6 बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, तो 37.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास फाइनली आंसर। और कुछ पूछा इनसे? नहीं। तो कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे हम लोग, कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे हम लोग यहाँ पर? तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को जो है वो दीर्घ दृष्टि दोष है, और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? कितने बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर आप लोगों को कौन सा है? उत्तर जो है आपका, उत्तर है 3। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? उसकी लंबाई पर, उसके क्षेत्रफल पर, उसके ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। बाकी पूरा हम पीछे बता चुके हैं। और एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर, 80 वोल्ट का मतलब क्या है? वी जो हमारे पास क्या है? 80 वोल्ट, ठीक, पर संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध, कितना प्रतिरोध मतलब R बराबर क्वेश्चन मार्क, कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जिससे यह उतनी ही धारा ले, जिससे कि यह उतनी ही धारा ले। तो उतनी ही धारा ले कितना, यानी किसी चालक का प्रतिरोध किन किन का, ये तो छोड़ो, एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ेंगे, कितना प्रतिरोध, ठीक है, चाहिए जिससे कि यह उतनी ही धारा ले। कितना प्रतिरोध मतलब प्रतिरोधों की संख्या, तो हम लोग कहेंगे प्रतिरोधों की संख्या हमने मान ली n, और प्रतिरोध को हम लोग लिखेंगे, प्रतिरोध को लिखेंगे R से, R से प्रतिरोध बराबर हमारे पास क्या है? R। देखो, तो इनका कहना यही है कि किसी, यानी एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने के लिए और कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जिससे यह उतनी ही धारा ले जितनी की धारा पहले दी गई है, यानी 10 एम्पीयर जो धारा दी गई है आपके पास, ठीक है। वैसे धारा इसमें दी तो नहीं गई है, हम 10 एम्पीयर ले रहे हैं, हो सकता है क्वेश्चन कुछ अधूरा हो, तो हम 10 एम्पीयर की धारा पहले से ले रहे हैं, ठीक, 10 एम्पीयर की धारा ले रहे हैं हम। तो हम कहेंगे I बराबर हमारे पास, चलो I1 करो, I1 बराबर हमारे पास क्या है? 10 एम्पियर, और V1 बराबर हमारे पास क्या है? हम लोग R जो है ये ज्ञात करेंगे, आर की संख्या नहीं ज्ञात करेंगे, प्रतिरोध की संख्या मान लो या नहीं मान लिया, तो R ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा देंगे ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है? ओम का जो नियम है, ओम का नियम होता है, ओम का नियम V/I बराबर R, ठीक। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? इसी प्रकार R1 बराबर V1/I1 करेंगे। V1 का मान हमारे पास है 80, I1 का मान है 10, कैंसिल करेंगे तो 8 ओम हमारे पास क्या जाएगा? 8 ओम, ठीक। अब हमारे पास इनका कहना है कि समझना कि 80 संचालित करने पर कितना प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जिससे वह उतनी ही धारा ले। तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो हमारे पास देखो, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमारे पास, हम लोग जानते हैं कि V2 का मान तो हम लोग ले लेंगे कितना? V2 का मान हमारे पास 220 होता ही है, तो 220 ले लेंगे हम लोग V2 का मान। बट हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास I नहीं है, तो हम लोग I2 हमारे पास उतनी धारा लेती है,
तो हम लोग कहेंगे I2 बराबर में 10 एम्पियर, क्योंकि उतनी ही धारा लेती है ना, उतनी ही धारा लेती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे फिर से ओम का नियम, तो R2 बराबर V2 बटे I2 अर्थात 220 बटे 10 कैंसिल करेंगे तो 22। अब हम लोग कहेंगे कि श्रेणी क्रम का फार्मूला हमारे पास, ठीक। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? श्रेणी क्रम R बराबर R1 प्लस R2, ये तो हम लोग जानते ही हैं, 2 बार हम लोग निकाल लिया। तो श्रेणी क्रम हमारे पास क्या है? R1 बराबर R2। हाँ, तो हम लोग कहेंगे टोटल हमारे पास, हाँ एक चीज और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि इनका कहना क्या था कि कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, कितने प्रतिरोध को उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने निकाला ना, ये इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे R प्लस R1। तो ये R प्लस R1, ये तो हमारे पास फार्मूला ही है, तो हम लोग कहेंगे R प्लस R1 बराबर, हमारे पास टोटल मान हमारे पास क्या है? 22 है। R1 का मान क्या है? R1 का मान हमारे पास 8 है, ठीक। R1 का मान हमारे पास क्या है? 8 है, बराबर 22 है। तो R बराबर, इसको तो पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 22 से यानी 8 घटा देंगे तो कितना? 14 ओम। अब एक चीज ध्यान रखना कि इसमें एम्पियर जब हमने अपने हिसाब से लिया है तब उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक। 22, हाँ ठीक है, 14 जब हमने अपने हिसाब से लिया है तब इसकी बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस को आप लोग चेक कर लेंगे कि जी इसमें हो सकता है कि 10 है कि 15 है कि 20 है कि यहाँ पे 250 है, ये बात चेक कर लेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हम लोग करेंगे 4। तो एक काम करते हैं, 4 से पहले आप लोग इतने को शॉर्ट करो। लोग करेंगे नेक्स्ट 4 में है किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? आपको बता दें किलोवाट घंटा किससे कहते हैं जानते हो? यह जो है विद्युत, यह जो है ये ऊर्जा का मात्रा है, विद्युत ऊर्जा का, हाँ मात्रा भी कहते हैं इसको हम लोग। हाँ, 1 किलोवाट घंटा किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा की एक ऊर्जा है, यानी एक यूनिट है, एक मात्रा कर सकते हैं हम लोग। 1 किलोवाट घंटा बराबर हम लोग कहेंगे 3.6 जूल। अब हमारे पास इसमें सवाल भी दिया गया है विद्युत केतली पर 230 वोल्ट और 2.3 किलोवाट अंकित है। तो ये 230 वोल्ट और ये हमारे पास किलोवाट को हम लोगों ने वाट में कन्वर्ट कर लिया है। और धारा 3 घंटे तक कार्य करती है अथवा चुंबकीय मतलब से धारा ज्ञात कीजिए। तो धारा ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला लगा देंगे P बराबर VI। तो यहाँ पर P की जगह लिखेंगे हम लोग 2.3 इंटू 1000, V की जगह लिखेंगे हम लोग 230 इंटू I, इसको बटे में पहुँचा दो। तो I बराबर 2.3 इंटू 1000 बटे 230, ठीक। दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा लेंगे, इससे ये कैंसिल, 23 से 23 कैंसिल कर देंगे। तो आई बराबर हम लोग कहेंगे 10 एम्पियर। तो आई बराबर क्या है हमारे पास? 10 एम्पियर, ठीक, 10 एम्पियर की धारा। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसी का 4 का अथवा, अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो 4 का अथवा करेंगे बोर्ड एग्जाम है। 4 का अथवा में है किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के लिए दो उपाय बताइए। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल को बढ़ाने के लिए तो उसकी एक तो उसकी धारा में वृद्धि कर देते हैं, धारा में जितनी तेजी से वृद्धि करोगे उतनी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बढ़ता जाएगा उसमें, ठीक है। और उसमें चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बढ़ा देंगे। एक में चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बढ़ा सकते हैं और एक में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी धारा बढ़ा सकते हैं, ठीक। दोनों चीज़ कर सकते हैं हम लोग, धारा भी बढ़ा सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बढ़ा सकते हैं। दोनों को बढ़ाकर हम लोग उसके बल को बढ़ा सकते हैं। इस पर कार्य करने वाले उपकरण का नाम बताओ। इस पर कार्य करने वाले उपकरण का नाम है तो मैग्नेटोमीटर, ठीक है, जिससे कि हम लोग धारा को नापते हैं, मतलब चुंबकीय सुई से हम लोग उसकी चुंबकीय क्षेत्र की वो दिशा नापते हैं, यन और यश। और नामांकित चित्र की सहायता से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कई बार बता चुके हम लोग। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठा उसके पास वाले दोनों अंगुलों को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तो मध्यमा उंगली धारा आई की दिशा बताती है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा बताती है, अंगूठा बल एफ की दिशा बताता है। यही तुम्हारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो गया, ठीक है। अब आता है उपखंड खा में IUPAC नियम। देखो उपखंड है हम लोग करेंगे खा,
तो उपखंड खा में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो लिखेंगे उत्तर 5। 5 में हमारे पास ए बी सी है। हाँ, तो ए पार्ट में है CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl, और बी में है CH3 CHOH COOH, और सी में है CH2 सिंगल बॉन्ड CH5, फिर CH2, फिर C2H5। डी में है कि हमारे पास CIHClBr। देखो इसके IUPAC नियम बताएंगे हम लोग, ठीक। तो सबसे पहली बात तो देखो, हमारे पास क्या दिया गया। सबसे पहले हमारे पास, हाँ, यहाँ से देखो मेथ एथ प्रोप, तो कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन होने पर हम लोग प्रोप कहते हैं हम लोग। और ये हमारे पास क्या है? Cl मतलब क्लोरो। तो इसका नाम हम लोग सबसे पहले कहेंगे क्लोरो। क्लोरो कितने पर है? बॉन्डिंग से गिनो जरा, 1 2 3। तो बॉन्डिंग गिनते हैं, बॉन्डिंग की संख्या तो हमारे पास 1 कार्बन पर है, इधर से 1 2 3 कार्बन है, तो हम लोग कहेंगे 3 क्लोरो। कितने क्लोरो? 3 क्लोरो। अब हम लोग कहेंगे मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप, और इन कितने पर है? 1 कार्बन पर है, तो प्रोपीन। हम लोग कहेंगे प्रोपीन 1। बी पे आ जाओ। बी पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास चेन से अलग है, तो इसको हम लोग अलग समूह के नाम से जानेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोक्सी। और 1 2 2 पर है, तो हम लोग कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी। मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप और ये हो गया ओइक, तो हम लोग कहेंगे प्रोपेनोइक। तो हम लोग कहेंगे प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक अम्ल। अब इस पे आ जाओ। इस पे जब गिनेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो मेथ एथ, तो यहाँ पर हम लोग इसको कहेंगे एथिल। तो हम लोग लंबी श्रृंखला 1 2 3 और 4, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 4 पर है, तो हम लोग कहेंगे इसको 4 क्या है हमारे पास? एथिल है, क्योंकि C2H5 का मतलब एथिल। मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, तो हम लोग कहेंगे हेप्टेन। क्या कहेंगे हम लोग? हेप्टेन। देखो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, तो हम लोग कहेंगे हेप्टेन। हाँ, इसके बाद अच्छा, ये तो दिया ही गया हमारे पास। ये हमारे पास ब्रोमो, क्लोरो, आइडो और मीथेन, तो हम लोग कहेंगे ब्रोमो क्लोरो आइडो। हाँ, ब्रोमो क्लोरो आइडो मीथेन, सब 1 1 पर है। अब देखो हम लोग करेंगे उत्तर नंबर 6। उत्तर नंबर 6 में कठोर जल को साबुन से उपचारित करने का झाग के निर्माण को आप लोग समझाइए। तो झाग के निर्माण को, मिसल की क्रिया हम कई बार आपको समझा चुके हैं। मिसल की क्रिया हमने आपको समझाया था, आपको बताते हैं हमने मिसल। इसकी ये जो क्वेश्चन है हम कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं हम। अभी आपको बताते हैं। किसी सेट में हमने, पीछे के सेट में हम कर चुके हम लोग। हाँ, वैसे आप लोग जानते भी हो, आप लोग देख चुके होंगे इसको, ठीक है। चलो एक काम करना, आप लोग पीछे सेट 2023 के सेट में हम लोग लगातार कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। आप लोग जानते हो कि ये जो क्रिया है, ये जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक बार मिसेल की संरचना जो है हमने आपको पढ़ा दी है, आप लोग उसको जरूर वॉच कर लेना, ठीक। चलो बता देते हैं, अभी तो ढूंढ नहीं, बता देते हैं। तो सबसे पहली बात, तुम लोग कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। सबसे पहले क्या करते हैं, साबुन को जब हम लोग जल में घोलते हैं ना, तो वो जब साबुन को जल में घोलते हैं
तो साबुन का सबसे पहले सूत्र क्या होता है? साबुन का सूत्र होता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? 6। हाँ, तो उत्तर 6। C17H35 COONA, ये हमारे पास आयनिक सिरा है, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन पूंछ है। तो जब साबुन को जल में घोलते हैं तो साबुन दो अणुओं में टूटकर एक में वो बना लेती है, एक में। देखो, जब साबुन को जल में घोलते हैं तो साबुन का एक सिरा होता है जलरागी, एक सिरा होता है जल विरागी। जिन्हें जल से स्नेह हो, प्रेम हो, उसे जलरागी कहते हैं। जिन्हें जल से स्नेह प्रेम ना हो, जल विरागी कहते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन पूंछ जो है ये जल विरागी है, और जो हमारे पास आयनिक सिरा है ये जल रागी है। जल रागी, जब जैसे जल रागी को जल से स्नेह है, इसमें क्या होता है कि जो जल रागी है, जो हाइड्रोकार्बन पूंछ है ना, हाइड्रोकार्बन पूंछ जाके जुड़ता है मैल से, और इसका बंध जब, अब इस इन दोनों का आपस में होता है बॉन्डिंग, ठीक है। तो जब ये जाकर मैल से जुड़ता है तो ये, जब ये जो एन सिरा है, ये धनायन है, ये इसको खींचने लगता है। जब ये खींचने लगता है तो मैल खींचता चला आता है, ठीक है। तो इतना सब कुछ नहीं लिखना है, हमें केवल झाग की क्रिया को समझाना है। तो जब हम लोग साबुन को जल में घोलते हैं तो साबुन के दो अणु होते हैं, एक जलरागी एक जल विरागी। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो जल की ऊपरी सतह पर होते हैं, और जो आयनिक सिरा होते हैं जल के अंदर घुले हुए होते हैं। इस प्रकार से झाग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और आपका देखो क्वेश्चन नंबर आपका 7 में, समीकरण को संतुलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है, समीकरण को संतुलित कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 7, तो लिखोगे उत्तर 7। उत्तर 7 में है कि C6H12O6 C6H12O6 प्लस O2 रिएक्शन, यहाँ पर CO2 प्लस H2O। इसके बाद है CaCO3 प्लस HCl रिएक्शन, CaCl2 प्लस H2O प्लस यहाँ पर CO2। इसके बाद N2 प्लस H2 रिएक्शन, ये हो जाएगा आपके पास NH3। इसके बाद MnO2 प्लस HCl प्लस रिएक्शन MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। जब बैलेंस करेंगे तो सबसे पहली बात तो जो सबसे अधिक परमाणु हो, सबसे अधिक बड़ा परमाणु हो, उसी को देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे अधिक यही है, और C यहाँ पर 6 बार है, यहाँ पर C 1 बार है, तुरंत 6 से गुणा करो तो C 6 बार है, और वो 6 दूनी 12 और 13 बार। वो हमारे पास देखो, ये हमारे पास O की गिनती गड़बड़ है ना। H कितने बार है? H हमारे पास 12 बार है, तुरंत 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12। अब O गुणा 6 दूनी 12 और 6 18। अब वो C सही है, H भी सही है, वो हमारे पास यहाँ पर एक काम कर 6 बार है। तो हम लोग फिर से एक बार ध्यान रखना, फिर से एक बार हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 6 से गुणा करते हैं, 6 दूनी 12 6 18, 6 दूनी 12 6 18। हाँ, अब बैलेंस हो गए। अब देखो हमारे पास यहाँ पर CaCO3, Ca एक बार, Ca एक बार, Cl 2 बार है, 2 से गुणा करो तो Cl 2 बार, Cl 2 बार। यहाँ पर H 2 बार, H 2 बार, O 3 बार, O 1 2 3 बार, बाकी C एक बार, C एक बार, बैलेंस है। ठीक, यहाँ पर जो है हमारे पास बैलेंस है। अब देखो यहाँ पर N 2 बार, N 2 बार, एक काम करो 2 से गुणा करो तो यहाँ पर H 6 बार, 3 से गुणा करो H 6 बार, और यहाँ पर Cl 2 बार है, 2 से गुणा करो तो H 2 बार है तो H 2 बार, Cl 2 बार है, Cl 2 बार नहीं, Cl हो गए 4 बार, तो यहाँ पर 4 से गुणा करो। जैसे 4 से गुणा करेंगे तो Cl हो गए 4 बार, Cl 2 2 4 बार। यहाँ पर H 2 बार है तो यहाँ पर 2 से गुणा करो, H 2 दूनी 4 बार। O 2 बार है, O 2 बार है, Cl हाँ कंप्लीट है। अब ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बैलेंस करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे इसका अथवा। अथवा में है कि संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो हेडिंग डालोगे आप लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, इसी का अथवा में आप लोग जो है हेडिंग डालोगे ऑक्सीकरण
करण अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें किसी एक आयन अपने किसी दूसरे आयन से हट जाए उसे कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद है भर्जन। भर्जन किसे कहते हैं? सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में अगर हम लोग गर्म करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वें का, मेंडल के नियमों का वर्णन कीजिए। तो मेंडल ने क्या किया था? मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। कौन से मटर पर? उद्यान मटर पर मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, जिसमें मेंडल ने अपना एक संकर द्विसंकर संकरण के बारे में बताया, जिसमें एक ही तुल्यात्मक समूह पाए जाते हैं उसे मेंडल का एक संकर क्रॉस कहते हैं, और जिसमें दो तुल्यात्मक समूह पाए जाते हैं उसे मेंडल का द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने जब क्या किया था? कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 8 है ना। 8 में जब मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया, तो जब उनके बीच जब संकरण कराया तो उन्होंने देखा कि जो पौधे हैं वो संकर लंबे हैं। जो पौधे हैं वो कैसे हैं? संकर लंबे हैं। पुनः इसका स्वपरागण कराया, स्वपरागण कराया, जिसमें उसका रेशियो निकला उनका 9:3:3:1। ठीक, 9:3:3:1। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ 4 नंबर का है, ज़्यादा हमें हाई फाई नहीं करने हैं। ठीक है। इसके बाद है एक आवृत बीजी पौधों में निषेचन के बाद होने वाली परिवर्तनों का विवरण दीजिए। तो आवृत बीजी पौधों में निषेचन के होने वाले परिवर्तनों का विवरण। इसके बाद क्या है? पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकारों का वर्णन कीजिए। पर्यावरण को बचाने के लिए, तो पर्यावरण को बचाना, देखो इस समय तो इसको याद रखना तो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हो सकता है कि वो हिंदी में भी आ जाए आपके, या हिस्ट्री में भी आ जाए निबंध के रूप में। ठीक है। और मानव के नर प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए। मानव के नर प्रजनन तंत्र को जो है, आप लोग पता है किस में पढ़ चुके हो? आप लोग पीछे पढ़ चुके हो, हम बताते हैं इसको। मानव नर जनन तंत्र, मानव नर जनन तंत्र आपने पढ़ा है। देखो मेंडल का जो नियम है ये आप लोगों ने सेट दूसरे में पढ़ चुके हो। सेट दूसरे में क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ चुके हो मेंडल का नियम। ठीक है। और इसके बाद जो आपका सेट जो आपके पास तीसरा है, सेट तीसरे में क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा में आप लोग नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हो आप लोग। हाँ, नर जनन तंत्र के बारे में। अब पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का एक निबंध लिखिए। तो पुष्पी पादपों के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हो। सेट तीसरा क्वेश्चन नंबर 9, सेट तीसरा क्वेश्चन नंबर 9। तो आप लोग जरूर इसको कंटिन्यू वॉचिंग कीजिए, जिससे कि आप लोग अच्छे से इसको समझ पाओ। ठीक है। तो ये आप लोग जो है लगातार सेट 2 और 3 में ही देखो पाए गए क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसको वहाँ से ज़रूर वॉच कर लीजिए। ठीक है। तो वीडियो जो है हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास जो है लास्ट वीडियो बचा है हमारे पास 2023 के लिए, सेट 7। ठीक है। तो हम मिलेंगे अब 2023 के साथ में, सेट के साथ। आप लोगों का जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, ज़रूर शेयर कीजिए। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आप लोग किस में दिक्कतें आ रही है उसमें शेयर कीजिए, उस चीज़ों के बारे में शेयर कीजिए। आपकी जो भी परेशानी हो, क्योंकि पेपर के बस थोड़े ही दिन बाकी है, तो इसीलिए अच्छे से आप लोग अध्ययन कीजिए। मेरी यही आशा है, हम यही आशा करते हैं आप लोगों से। और बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे से मार्क लाओ, उसके लिए हम बहुत अच्छे से आपको तैयारी करवाएंगे। उसके लिए विचार परामर्श हम आपसे रखेंगे। ठीक है। ऐसे ऐसे टॉपिक पर आप लोग इस प्रकार से सॉल्व करोगे, इस प्रकार से हल करोगे, इस प्रकार से लिखोगे, काफ़ी लिखाई, इस प्रकार साइंस की तैयारी, सब कुछ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बस आप लोग ग्रुप में जुड़े रहिए और उस पर से आप लोग उसको फॉलो करते जाइए। ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हर एक साइड पे इस प्रकार से मिलते जरूर रहिए। ठीक है। अब टेक ए स्क्रीनशॉट।